गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे गरीबी के कारण, गरीबी के कारणों के साथ ही फिर एक आपकी कहानी दी गई है। इस कहानी से बहुत से प्रश्न हल होते हैं। ये राजेश की कहानी है। कहते हैं कि राजेश अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ और 2 वृद्ध माता पिता के साथ शहर की कच्ची बस्ती में रहता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वह सुबह जल्दी उठता है, पहले समाचार पत्रों को वितरित करता है और फिर एक सेठ के कारखाने में काम करने के लिए जाता है। राजेश अशिक्षित था, अतः उसे कम मजदूरी मिलती थी। ये कहते हैं कि मजदूरी का बहुत बड़ा हिस्सा तो उसके माता पिता की बीमारी पर खर्च हो जाता था। अब क्या हुआ, सेठ ने नई मशीनें खरीद ली। नई खरीदने के कारण राजेश का रोजगार छीन हो गया, उसे हटा दिया गया। कहते हैं कि राजेश को अब भोजन बहुत कम मिलने लग गया, परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा था, तो राजेश का स्वास्थ्य गिरने लग गया। कहते हैं कि शेर ने उसको नौकरी से निकाल दिया और अशिक्षित होने के कारण वह रोजगार के अन्य अवसरों के अभाव में अपनी योग्यता एवं धन में नहीं जुटा पाता था। अब वह स्वयं कोई अन्य व्यवसाय भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास धन नहीं था। अब उसके परिवार के लिए जीवन यापन करना दुर्भर हो गया। तो ऐसे राजेश गरीब था। इस कहानी से हम बहुत से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राजेश के परिवार को गरीबी की स्थिति में माना जाए या नहीं। तो हम कहेंगे कि हाँ, राजेश गरीब था, गरीबी की स्थिति थी। दूसरा प्रश्न है, बेरोजगारी था, गरीबी में कोई गहन संबंध है? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, बेरोजगारी था, गरीबी में बहुत गहन संबंध है। जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं वो ही गरीबी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या था, गरीबी के मध्य क्या संबंध है? हाँ, जनसंख्या और गरीबी के बीच भी मध्य गहरा संबंध है। जिस परिवार की जनसंख्या ज्यादा होती है वह गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। तो परिवार की जनसंख्या जहाँ ज्यादा होती है वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। फिर अंत में प्रश्न है, क्या शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है? तो हम कह सकते हैं हाँ, जो आदमी शिक्षित होता है, जैसे राजेश शिक्षित होता तो उसे अच्छा धन मिलता, क्योंकि वो अशिक्षित था इसलिए उसको किसी न किसी प्रकार से सेठ बहुत कम वेतन देता था। इसलिए जो लोग शिक्षित होते हैं उनके पास अपने आप बहुत से रोजगार होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपके गरीबी के निवारण के उपाय, कि गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो जिससे आराम से गरीबी से निकला जा सके। तो देखिए, गरीबी निवारण का पहला उपाय है शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार। ध्यान से सुनिए और समझिए और आप इसको पढ़िए। मैं बता रहा हूँ कि समाज में अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा होती है। लोग शिक्षा के अभाव में अपने सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक है कि हमें अधिक से अधिक शिक्षित होना है और शिक्षित होने पर साथ साथ ही हमारे स्वास्थ्य, अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जहाँ विद्यालय और अस्पताल अधिक होते हैं तो वहाँ के लोगों को अलग से अधिक कुशलता के रूप में माना गया है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने पर गरीबी को दूर किया जा सकता है। और जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य श्रम को मानव पूंजी में बदला गया है, कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं तो वे मानव पूंजी के रूप में लोग धन कमाते हैं। जैसे मानव पूंजी में सबसे ज्यादा जैसे जापान और अमेरिका में मानव पूंजी की शक्ति के रूप में बताया गया है, वहाँ के लोग अधिक से अधिक धन कमाते हैं। इसलिए सरकार गरीब वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार करना चाहिए। जैसे शिक्षा के प्रसार के लिए गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए और किताबें वगैरह उपलब्ध करवाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो है सरकार बीपीएल लोगों को बहुत से बीमारियों के लिए मुफ्त में इलाज करती है। तो इस प्रकार इसका प्रमुख पॉइंट है, गरीबी निवारण का पहला उपाय है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना जरूरी है।
दूसरा पॉइंट दिया है तुम्हारे रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अब देखिए रोजगार अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए सरकार बहुत से अवसर लाती है। समाज जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता होती है, तो कहते हैं कि जिन लोगों के पास कौशल यानी हाथ का कार्य होता है, उन्हें स्वरोजगार खोलना चाहिए और ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए उस व्यक्ति को जो किसी कार्य में कौशल में निपुण हो। जैसे मान लो किसी प्रकार से साबुन बनाना हो, मोमबत्ती बनानी हो, अगरबत्ती बनानी हो, तो इन सारे कार्यों में स्वयं का रोजगार होता है, तो वह गरीबी के जाल से बाहर निकल सकता है, गरीबी अपनी दूर कर सकता है जिसके पास स्वरोजगार हो, स्वयं का रोजगार हो। अतः हमें ये भी चाहिए कि गरीबी को दूर करने के लिए हमारे पास रोजगार परक अवसरों की उपलब्धता होना आवश्यक है, कि जहां हमें जो संसाधन उपलब्ध नहीं है उन संसाधनों की उपलब्धता भी होना जरूरी है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट दिया गया है सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण की आवश्यकता। इसमें इस पॉइंट में विस्तार से वर्णन किया गया है कि हमारा समाज कुप्रथाओं में व्याप्त है। बहुत सी कुप्रथाएं ऐसी है कि व्यक्ति के अवसरों को सीमित कर देती है। अब व्यक्ति अपने अवसरों को सीमित कैसे कर देती है कि हमारे समाज में सामाजिक प्रथाएं हैं जिनको माननी पड़ती है हमें, जैसे शादी में अधिक खर्च करना, मृत्यु भोज पर अधिक खर्च करना। तो इस प्रकार व्यक्ति इस ऋण के जाल में ऐसे फंस जाता है इन कार्यों को करते करते, जैसे विवाह पर, शादी विवाह पर अधिक खर्च करता है, मृत्यु भोज के लिए बहुत से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाता है किसी के मर जाने पर। इन कारणों से वह इन प्रथाओं को मानते मानते गरीबी के जाल में फंसता चला जाता है। इसलिए हमारे इसका उपाय यही है कि हमें सामाजिक कुप्रथाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अनावश्यक हमें धन खर्च नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट दिया है गरीबी को दूर करने के उपाय में, चौथा पॉइंट है जनसंख्या पर नियंत्रण। अब देखिए हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा है, भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार ने मृत्यु दर में कमी लाई है, लेकिन धीरे धीरे हमने मृत्यु दर को कम किया है। जैसे हमने जाना कि 2011-12 के अनुसार हमारी मृत्यु दर 17.64% है, फिर भी हमें इसको और कम लाना है, क्योंकि इतनी जनसंख्या वृद्धि दर हमारे भारत के लिए बहुत ही अधिक ज़्यादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी तो प्रतिवर्ष भारत में यहाँ जन्म ले लेती है। इसलिए 17.64% से भी हमें मृत्यु दर को और कम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभों को पहुंचाना। अब देखिए गरीबी निवारण हेतु बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सी अनेक जगहों पर ऐसे रिसाव हैं जिनके कारण से वो प्रमुखतः नौकरशाही तंत्र हम तक इन संसाधनों को उपलब्ध नहीं करवाती है। इसलिए ये गरीबी निवारण हेतु एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हमें योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए निश्चित आंकड़े व्यक्त करने चाहिए। हमारे प्रशासनिक तंत्र में जो रिसाव है उसको दूर करना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, तभी गरीबों तक हम पूरे संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं। ये थे गरीबी निवारण के उपाय। अब गरीबी निवारण हेतु कुछ और अन्य उपाय भी अपनाए गए, जिसमें दिया गया है गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय कि क्या क्या उपाय अपनाए गए। कहते हैं 1970 में निवारण हेतु कोई खास विशेष प्रयास नहीं किए गए हमारी सरकार के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने गरीबों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया, जिनमें 1970 के पश्चात गरीबी निवारण में एक बहुत सी अलग अलग योजनाएं अपनाई गई, जिनको बहुआयामी योजनाएं कहते हैं। मजदूरी, रोजगार, स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए।
रोजगार प्रदान करके गरीबों की समस्या का समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने एक आंकड़ा तैयार किया जिसको कहा गया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान, जिसको कहते हैं बीपीएल। अब बीपीएल की पहचान के लिए सरकार ने उनको राशन कार्ड उपलब्ध करवाए कि कौन कौन से लोग गरीब हैं, ताकि उनकी योजनाएं उनके प्रमुख राशन के अनुसार पहुंच सके। तो राशन के लिए उनकी पहचान की गई कि कौन लोग गरीब हैं, किन तक वस्तुएं और सेवाएं पहुंचनी चाहिए। तो ये सरकार ने एक अलग से पहचान की बीपीएल के लिए, ताकि बीपीएल की पहचान होने के बाद में सरकार की सारी योजनाएं उन गरीब लोगों तक पहुंच सके। तो ये है गरीबी निवारण के उपाय। अब तुम्हारी तीसरी चुनौती है बेरोजगारी। अब देखिए, सब जानते हैं जिन लोगों को जो कार्य के योग्य और इच्छुक तो होते हैं, लेकिन रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं होता है, रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं, उनको कहा जाता है बेरोजगार। और बेरोजगार की इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अलग अलग है कि कोई व्यक्ति कार्य के योग्य और इच्छुक तो होता है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल हो तो इसे बेरोजगार कहते हैं, और इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति जो किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है, वह बेरोजगार है। भारत युवाओं का देश है, बहुत से युवा है जो कार्य करने में सक्षम है। कहते हैं कि युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वे गरीब रहेंगे। आज आपको पता है गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और कृषि व्यवसाय एक ऐसा है कि इसमें रोजगार तो मिलता है, लेकिन अधिकतर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस प्रकार कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में भी काम करते हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है, वह अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन में योगदान करता है। इस प्रकार यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसे धन कुशलता की हानि होती है और वह मानसिक अवसाद में आ जाता है। अगर व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वह मानसिक अवसाद में आ जाता है, पागल जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है, वह कार्य करने में भी अकुशल हो जाता है जो व्यक्ति बेरोजगार होता है। दूसरी बात, वह असामाजिक हो जाता है, परिवार में उसका मन नहीं लगता है। तो बेरोजगार की इस स्थिति में व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का निर्माण करती है। कुछ लोग सुनते हैं कि बेरोजगारी के कारण लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस प्रकार बेरोजगार व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त रहता है। तो बेरोजगारी को समझने के लिए हमें पहले प्रमुख पॉइंट दिए गए हैं, श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी की दर को समझना बहुत अति आवश्यक है, जिसके लिए तुम्हारे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है श्रम शक्ति। अब देखिए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति का तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। ये श्रम शक्ति का परिभाषा दी गई है श्रम शक्ति की। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु जो आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम किया जाता है वह श्रम शक्ति कहलाती है। अब देखिए, रोजगार शुदा और बेरोजगार दोनों शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। श्रम शक्ति में रोजगार उपलब्ध होता है वह व्यक्ति भी और बेरोजगार भी, दोनों श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी मेहनत करने वाले होते हैं। अब दूसरी परिभाषा है कार्य शक्ति। कार्य शक्ति बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है 1 नंबर के लिए। कार्य शक्ति क्या होती है? तो श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में है उसे कार्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगार कहलाता है। और ये बेरोजगार की दूसरी परिभाषा आ गई है जो पहले भी आ चुकी है। दोनों में से कोई सी एक परिभाषा लिख सकते हैं।
बेरोजगारी दर यानी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या से अनुपात है, उसे बेरोजगारी दर कहते हैं। ये बेरोजगारी दर की परिभाषा है। अब देखिए हमारे बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए हमारे एक भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा अलग से इनके बारे में आंकड़े तैयार किए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर का कि हमारी बेरोजगारी का अनुमान लगाने वाली संस्था का क्या नाम है? तो वह संस्था है NSSO, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इसमें ये बताया गया है कि सामान्य स्थिति के आधार पर कि 2011-12 में हमारी ये जो बेरोजगारी की दर है उसमें हमारा 68वां दौर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 है और कार्य शक्ति 386 रही है। 1000 लोगों पर काम करने वाले 395 हैं और कार्य शक्ति के रूप में 386 है। वह 2011-12 के 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर भी बताई गई है। 2011-12 की बेरोजगारी दर 2.3% है। ये बेरोजगारी का आंकड़ा दिया गया। अब देखिए बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार महत्वपूर्ण है। देखिए मौसमी बेरोजगारी, बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं और मौसम समाप्त होते ही उनकी जो रोजगार है वो छिन जाता है। तो निश्चित अवधि या मौसम में ही रोजगार देते हैं, जैसे कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे मान लो गन्ना उद्योग, जिसको अपन चीनी उद्योग कह सकते हैं। चीनी बनाने के कारखाने मौसम के अनुसार कुछ दिनों के लिए चलते हैं और कुछ दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये हमें बेरोजगारी के प्रकारों की परिभाषाओं को नोटेट करना है। हर बार बोर्ड में किसी न किसी प्रकार से एक परिभाषा को परिभाषित किया जाता है। फिर है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में जब मांग कम होती है, जैसे मान लो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से लोग काम को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। कहते हैं कि वहां मांग बढ़ जाती है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, मांग का स्वरूप भी बदलता है। तो इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी एक प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीय क्षेत्र में अगर रोजगार प्राप्त कर रहा है तो उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरी दी है तकनीकी बेरोजगारी। कहते हैं कि उत्पादन की तकनीक में सुधार और नवीन मशीनों के उपयोग के कारण आज उद्योगों में नई मशीनें लगाई जा रही है। नई मशीनों के उपयोग के कारण अधिकतर लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो वह तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। फिर है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि घर्षणात्मक बेरोजगारी दो रोजगारों के अवधियों के मध्य उत्पन्न होती है। जैसे किसी प्रकार से रोजगार छिन जाता है, या तो कार्य बदलने के कारण दूसरा करना पड़ता है, या कोई हड़ताल हो जाती है। जैसे मान लो हड़ताल या तालाबंदी, बाजार बंद हो जाता है, उसको कहते हैं तालाबंदी। हड़ताल जैसे कोई आंदोलन कर रहे हैं उसको। तो यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है, यह स्थायी नहीं रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। और फिर बेरोजगारी दी है चक्रीय बेरोजगारी। अब देखिए अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और उतार चढ़ाव चलता है व्यापार। तो व्यापार चक्र एक ऐसा है जिसमें तेजी और मंदी दो पहलू होते हैं व्यापार में। जब तेजी रहती है तो लोगों को अधिक रोजगार मिलता है, और जब व्यापार में मंदी आ जाती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि उत्पादन एवं रोजगार में गिरावट हो जाती है जब समग्र मांग में बहुत कमी आ जाती है। तो समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। फिर है छिपी हुई और प्रचंड बेरोजगारी। देखिए इसमें क्या है, व्यक्ति रोजगार में तो संलग्न होता है, रोजगार को तो कार्य करता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत पहचानते हैं। यदि आधिक्य व अतिरिक्त श्रम को उस कार्य से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है, इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये कृषि कार्य में होती है। भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती है छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि भारत में लगभग 50% लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं और छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक बेरोजगारी कौन सी होती है, तो वह छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में अधिकतर लोग कृषि का ही काम करते हैं। तो इस प्रकार कृषिगत बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमें कृषि कार्यों में ही देखने को मिलती है। अब देखिए यह बेरोजगारी अविकसित देशों में पाई गई है। छिपी बेरोजगारी अविकसित देशों में सबसे ज्यादा पाई गई है और कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती है। कृषि प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण यह संरचनात्मक तथा छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। विकसित देशों में सामान्यतः चक्रीयता घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो यहाँ दो पहलू हो गए कि विकसित राष्ट्रों में और अविकसित राष्ट्रों में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये बताया है कि हमारे जो कृषि प्रधान देश हैं वहां संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और जो राष्ट्र विकसित हैं उन विकसित राष्ट्रों में चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय बेरोजगारी वो जो व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, और दूसरी घर्षणात्मक वो जो प्रमुखतः एक व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय का काम करना पड़ता है, चाहे वह कार्य बदल रहा हो तो, या कोई हड़ताल हो रही हो तो, तालाबंदी हो रही है तो। इस प्रकार चक्रीय और घर्षणात्मक बेरोजगारी विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं को आप नोट्स में लिखना है और इनको अच्छी तरीके से याद करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो किसी न किसी रूप से बोर्ड में 1 नंबर की हमेशा आती रहती है। इनमें से कोई सी है, तो आप इसको नोटेट करना है। थैंक यू।